रिजल्ट, मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं, एकदम ध्यान समझिएगा, रीजनल मीडियम के बच्चे जो उनकी बात, रिजल्ट कहां है आपका? अगर एक्सपीरियंस काउंट करता है, एक संस्था से कूद के दूसरी संस्था में, दूसरी संस्था से कूद के तीसरी संस्था में, तीसरी संस्था से कूद के चौथी संस्था में, ये जो भेड़चाल चल रही है, आप सोचिए पिछले 10 से 15 सालों से इसने रिजल्ट को एकदम खत्म कर दिया। हम फोकस्ड नहीं, तो इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं आप सबसे, मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे, आप डाइवर्ट मत होइएगा। मुझे ये नहीं पता कि मैं आपको क्या करा पाऊंगा क्या नहीं करा पाऊंगा, लेकिन ऑनेस्ट एफर्ट और कंटिन्यूटी, ये पिछले 4 साल, ये चौथा साल यूट्यूब पे चल रहा है, आप सोच के दिखाइए कि लेक्चर्स कभी ब्रेक हुए हों। तो मेरा अपना ये मानना है कि बच्चे, आपको धमा चौकड़ी में पढ़ना नहीं है, आपको शांति के साथ जो दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उस पर आपको फोकस करना है। प्लीज ध्यान रखिएगा, आप भटक जाएंगे, कोई कहेगा ये ऑप्शनल पढ़ लो, कोई कहेगा वो ऑप्शनल पढ़ लो, लेकिन ये हिंदी मीडियम के बच्चे या रीजनल मीडियम के बच्चे, जो मैं कहता हूँ रीजनल मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, ऑप्शनल बच्चे लिटरेचर रखो। मैं कहाँ कहता हूँ हिंदी रखो, मैं तो कहता हूँ बिहार वाले मैथिली रखें, किसी को कहता हूँ कि जो है संस्कृत रखो, अगर आप किसी को मराठी कहता हूँ, किसी को गुजराती कहता हूँ, किसी को उड़िया कहता हूँ, मैं कहाँ माना, क्योंकि उसमें रिजल्ट है, कन्नड़ा में रिजल्ट है, गुजराती में रिजल्ट है। पिछले साल का ही हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी ने बताया, किसी एजुकेटर ने, कि 7 या 8 रिजल्ट गुजराती में है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हिंदी रख सकते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, और भी जहाँ पढ़ना चाहे मैं मना नहीं करता हूँ। तो ये धमा चौकड़ी जो इस पे, इसका चक्कर मत पालिए बच्चे, करबद्ध निवेदन है, नुकसान केवल और केवल हिंदी माध्यम के बच्चों का हो रहा है, या जो बीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं इस भेड़ चाल में। क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट हो रहा है, 18 महीने 2 साल कोर्स से क्या आप सिलेक्शन ले सकते हैं? मुझे बताइए, ऑनेस्टी से पूछ रहा हूं, क्या आप कोर्स से सिलेक्शन ले सकते हैं? सोचिएगा, आपको इसकी जरूरत है। यानी ये जो हो रहा है, हर चीज को IQ IP कर देना। आप ऑप्शनल दुनिया में किसी से पढ़िए, ऑप्शनल खत्म हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन मुसीबत, भाई रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा, आप खुद बताइए ना। मैं तो खुद कर रहा हूं, मैं तो कम से कम रोज लाके किसी न किसी को हर एक साल खड़ा कर रहा हूं आपके सामने, यही यूट्यूब के ऊपर, और वो भी ये बोल करके भैया ये 2 ही 3 थे, तीनों का हुआ है। यानी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सामने लाके हर साल यहां खड़ा कर दे रहा हूं, जबकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूंगा तो बहुत से रिजल्ट आपको दिखेंगे। मैं अपना इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, आप 50 आएंगे, आप 50 को इंटरव्यू दिलाने के लिए जी जान लगा दूंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। तो इसलिए भेड़ चाल में नहीं। कल का कमेंट मैंने देखा, 1-2 कमेंट, बड़ा दुख हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सबका अपना अपना मॉडल होता है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन बच्चे ये जो, अगर आप सोच लो हिंदी मीडियम में एक बार यहां पढ़ाना है, फिर कल को छोड़ के उनके यहां भाग जाना है, परसों छोड़ के उनके यहां भाग जाना है, नर्सों छोड़ के उनके यहां भाग जाना है, और बच्चा सोच रहा है कि हमारा फ्यूचर बन रहा है। कहां फ्यूचर बन रहा है बताइए मुझे? स्टेबिलिटी है? आज हमने यहां वादा किया अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, इतने बच्चों को कल कूद के वहां, परसों कूद के वहां, नर्सों कूद के वहां, जस्टिस हो पाएगा? सेटल होने में इंसान को एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ग्राउंडेड रहिए, जीरो मानिए अपने आप को, सबका सम्मान करिए। जिनका जो मॉडल है सराहनीय है, आप सब अच्छा प्रयास करें, लेकिन आपको ये सोच के रखना है कि रिजल्ट मर चुका। 1-2 रिजल्ट रवि शाह जी का, सुनील धनवंता जी का, अगर उसको देख करके आप में मोटिवेशन आता है तो मोटिवेशन के लिए ठीक है, लेकिन बाकी ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि वही बच्चे जो 3-4 सिलेक्शन लगातार ले रहे हैं। तो यार, अंग्रेजों के काल में भी तो 2-4 लोग तो हिंदुस्तानी यूपीएससी में, जब उम्र 23 साल थी तब भी तो सिलेक्ट होते थे ना, होते थे कि नहीं होते थे? तो यहां मैं अंग्रेजी हिंदी भाषा के किसी द्वंद की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं यहां बात ये कर रहा हूं कि जो बच्चे, हम लोग जो बीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं ना, वो वहां पर क्या, हमारे सपने बहुत हैं, लेकिन सपनों को प्राप्त करने के लिए ना एक जो जिद होती है, वो जिद लंबे समय तक रहती नहीं। थोड़े टाइम के बाद हम भटकने लगते हैं, अरे यार चलो यूं देख लेते हैं, तब तक सामने वाला कोई विज्ञापन आ गया, चलो अरे गुरु अब यूं देख लेते, तब तक कहीं उधर विज्ञापन आ गया, चलो यूं देख लेते हैं। हर जगह घूमने के बाद फिर अरे यार वही सही थे, या वही। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिद, कि यहां मिल गया, जहां भी मिल गया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम अ बिग जीरो, मुझे तो आप बिल्कुल बाहर ही कर दीजिए सर। जहां भी आप जा रहे, अगर आपको मिल गया तो प्लीज उसको पकड़ के ऐसे ना जुम्मा, ऐसे जब्बुक मार करके बैठ जाइए, ठीक है? और प्लीज
बहुत ऑनेस्टी के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हैं हिंदी मीडियम में कौन से सब्जेक्ट से रिजल्ट हो रहे हैं। आपके सामने तो पूरा यूट्यूब का जंजाल पड़ा, बगैर ऑप्शनल बेहतर किए। अगर आप केवल जीएस पढ़ के, बच्चा केवल जीएस पढ़ रहा है, आप जीएस पढ़ करके पास होके मुझे दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं यही कह रहा हूं, आप केवल जीएस पढ़ के, और हिंदी मीडियम तो आप सोचिए ही मत कि आप कुछ कर पाएंगे बगैर ऑप्शनल। इसलिए बच्चे बहुत कहानी है, और कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, यूपीएससी के 100 जीएस के क्वेश्चन में ना 15 से 20 क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट कुछ मिलने वाला नहीं। तो जिसका ये डेवलप हुआ 360 डिग्री, ध्यान रखिए, जिसका ये वही वहां पर आइडिया लगा, गुरु ये पहला हटा, ये पहला हटा तो अपने साथ इसको ले गया कि नहीं ले गया, या 50-50 बचा, यार अब 50-50 में क्या किया जाए, किसको जो है हटाया जाए। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिर वो क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैच करेगा, यार ये कुछ ज्यादा मैच कर रहा है, ये थोड़ा कम मैच कर रहा है, चलो यार रिस्क लेते हैं जो ज्यादा मैच कर रहा है। फिर मतलब देन वो गेम खेलेगा अपने पेपर में, अदरवाइज वो नर्वस हो जाएगा और गालियां वहीं अंदर से आएगी कि यार इनसे पढ़ा था मैंने, सुनील अभिव्यक्ति से पढ़ा था, वो तो फ्लॉप आदमी है। और जो स्मार्ट होगा कहेगा नहीं यार, सर ने तो बहुत पहले ही सब बातें बता दी थी कि ऐसे नहीं ऐसे होता है एग्जाम। प्लीज बच्चे, ठीक है, आपके फ्यूचर की बात है। मैं कल वहां था, मैंने ये सब कमेंट देखे तो मुझे थोड़ा सा एक तकलीफ सा हुआ कि बच्चे जो है, हालांकि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इस टाइप का कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अब तो ये बिजनेस भी है, तो बिजनेस में एक दूसरे को धक्का देना, पीछे पटक देना, मार्केट जैसे होता था ना पहले, हम पढ़ते थे मार्केट इकोनॉमी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। हम क्या पढ़ते थे? बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार डिमांड और सप्लाई से चलता है, बीच में किसी चीज का कोई मैटर नहीं है। लेकिन जब हम एजुकेशन में आते हैं तो ये एजुकेशन मार्केट इकोनॉमी से भी थोड़ा और नीचे की तरफ चला गया है, कि मार्केट से तो चल ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, ये एक एजुकेशन का मार्केट एक अलग लेवल पे चला गया, जिसमें मतलब बस केवल दावे हैं कि हम दुनिया में सबसे बेहतर हैं, हम आपके लिए दुनिया में ऐसी चीज ला रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, आप डूब जाएंगे, उतर जाएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। मैं भी उसमें, उस रेस में मैं भी शामिल हूं, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं कि मैं बड़ा अच्छा इंसान, मैं भी उस व्यवसाय में शामिल हूं। लेकिन बच्चे अगर इस व्यवसाय में हम जो एक मोरल एजुकेशन होता है उसको छोड़ देंगे, मोरल एजुकेशन मतलब एथिक्स नहीं, मोरल एजुकेशन मतलब एक टीचर जो अपने बच्चों को सही बातें अगर नहीं बताएगा तो बहुत बड़ी समस्या। इस साल जो एमबीबीएस डॉक्टर जिसने पूरी तैयारी मेरे अंडर की 1 to 100 पूरी की पूरी तैयारी, सोचो एग्रीकल्चर ऑप्शनल उन्होंने पहली बार ऑप्ट किया था, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पहली बार, और कोई कोचिंग मैंने नहीं करनी थी, केवल मैंने, मेरे मित्र हैं यहीं पर मुखर्जी नगर में, उनकी कोचिंग से, मतलब सीनियर है मुझसे, मित्र भी कह लीजिए आप, कुछ भी कह लीजिए, सीनियर ही मान लीजिए, मित्र क्या कहूँ मैं, उनकी कोचिंग में कोई एग्रीकल्चर पढ़ाते थे, मैंने वो कोर्स खरीदवाया, ये भी याद रखिएगा, यानी पे हर चीज वो कोर्स मैंने खरीदवाया, ऑनलाइन इनको कोर्स मिल गया, मैंने कहा बस इसमें से तुम काम काम का निकालो, बाकी सारी स्ट्रेटजी मैं बना। अब आप सोचिए, कभी वो फिजिकल कोचिंग लेने का कोई इस लड़की का मतलब नहीं था, और ऑप्शनल बिल्कुल फर्स्ट टाइम, उनके पेरेंट्स भी चिंतित, सर फर्स्ट टाइम, हमने कहा एकदम शांत रहिए, खुला खेल बच्चे को खेलने दीजिए, और ऑप्शनल इथिक्स और इसे मैंने कहा कि इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं, चाहे फेल हो चाहे पास हो। उसने 100% उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ऑप्शनल इथिक्स ऐसे देख सकते हैं, पहली बार एग्रीकल्चर ऑप्शनल, डॉक्टर लड़की, एमबीबीएस, और क्लिंच हो गया, सिलेक्शन भी होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो एक्चुअल में ऑप्शनल इथिक्स जैसे देता है, गॉड ऑफ दिस एग्जाम, मेंस के लिए गॉड, भगवान, उस पर आपको फोकस, इसके बाद टोटल प्रीलिम्स पे फोकस, उसके बाद ये आईक्यू आईपी पे फोकस, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि इस बाजारवाद में मैं भी शामिल हूं और उसका एक हिस्सा हूं, और अब उसके लिए आप अगर मुझे भला बुरा कहना चाहें तो कह भी सकते हैं, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है इन्हीं सब चक्करों में, प्लीज, ठीक है। और मेंटोरशिप अगर अच्छी मिलती है तो उसको जीवन में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सोचिए कि मेरे पास इंग्लिश मीडियम के बच्चे, मैं मैक्सिमम हिंदी बोलता हूँ, उन लोगों से भी हिंदी बोलता हूँ, वो मेरी हिंदी को इंग्लिश में लिख लेते हैं। अभी उनका रिजल्ट अच्छा हुआ, 3 बच्चे और इंग्लिश मीडियम के आ गए हमारे आसपास की सोसाइटी से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि
टीचर का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आपको बहुत अच्छी हिंदी आनी चाहिए, बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। टीचर को टीचर होना चाहिए। टीचर का मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी बहुत अच्छी आ रही है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आ रही है, आपको ये गुजराती बहुत अच्छी आ रही है। टीचर टीचर होना चाहिए, उसके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों को टास्क देने की उसका जो स्किल है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। ये सारी बातें, तो ये बात मैंने बता दी क्योंकि हम लोगों का लगातार बातचीत चलती रहती है और ये हमारी द हिंदू फैमिली है, तो अपने बच्चों को मैं इधर उधर भटकने ना दूं, उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये करता चलूं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक, बिम्स्टेक एक नई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय व्यवस्था की कुंजी के रूप में। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, नोट्स बहुत अच्छा लिखा हुआ लैंग्वेज में। पीछे जो मैंने बिम्स्टेक के बारे में, सार्क के बारे में पढ़ाया है, ये समझिएगा उसी का एक अगला स्टेज है। तो बिम्स्टेक और सार्क, चूंकि मैंने पहले से ही आउट कर रखा है कि 2023 में बिम्स्टेक क्वेश्चन आ रहा है, टूट गया तो 24 में आएगा, ध्यान रखिएगा अगर इस साल नहीं आया तो। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, तो सार्क और बिम्स्टेक। तो GS2 यानी क्षेत्रीय समूह, देख सकते हैं रीजनल ग्रुप है ये, और इंडिया से रिलेटेड है तो ऑब्वियस और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और GS देखिए 2022 में आ भी गया था, बिम्स्टेक और सार्क को कनेक्ट करता हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2022 में। तो बिम्स्टेक और सार्क पे जो भी आता है वो आपको पढ़ना है। कंटेक्स्ट क्या है, यानी आज, यानी 8 दिसंबर, आज तो 10 है लेकिन क्योंकि मैंने 8 को लेक्चर नहीं लिया था, तो यानी उस दिन 8 दिसंबर 1985 को, यानी हमने सार्क का चार्टर अपनाया था। दक्षिण एशियाई जो हमारा सहयोग संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का चार्टर हमने इसी दिन अपनाया था। तो पीटी के लिए भी याद रख लीजिएगा किस तारीख को अपनाया गया था, कभी कभार मैच वैच करने में इस टाइप के फैक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह एडिटोरियल यहां पर आया है। और मेरे प्यारे बच्चों, सार्क के बारे में बड़ी बातें की गई हैं कि सार्क अपने जितने भी उद्देश्य थे, सार्क का गठन जिस उद्देश्य के साथ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि वो दक्षिण एशिया में एक बेहतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। वो अपने उस मूल उद्देश्य में विफल रहा है। सार्क चार्टर के तहत जितने भी लक्ष्य तय किए गए थे, एक दो यानी शिक्षा वगैरह में कुछ, जो सार्क यूनिवर्सिटीज का जो एसोसिएशन बना था, उन सब को छोड़ दिया जाए तो ये कंप्लीटली फ्लॉप रहा है, यहां यही बताया गया। और इसके फ्लॉप होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था, यानी पाकिस्तान को इस एडिटोरियल में कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन 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 याद रखिएगा, इसके फ्लॉप होने में अकॉर्डिंग टू मी एक रोल हिंदुस्तान का भी रहा है, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में स्टेट ओरिएंटेड, यानी हम कह सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड, अगर कहें तो और अच्छा होगा, राज्य प्रायोजित आतंकवाद करता है। तो भारत का कहना है कि पहले तुम आतंकवाद बंद करो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो दोनों का, यानी ये जो रीजनल एक ग्रुप था, उसमें भारत और पाकिस्तान के मुद्दे हावी रहे। यह भी एक पॉइंट आप मेरी तरफ से डाल दीजिएगा, यानी इन मुद्दों पर पाकिस्तान को भारत लगातार आतंक को लेकर के घेरता रहा है, और फिर पाकिस्तान भी स्वाभाविक है उसको उसी भाषा में जवाब देता रहा है। तो इन दोनों की वजह से, लेकिन विशेषकर आप उसमें पाकिस्तान का ही जिक्र करेंगे, ये असफल रहा। याद रखिएगा, इसके बारे में सब बताया गया है। फिर एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि दक्षिण एशिया का महत्व क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ एशिया। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां कहा गया कि जो वर्ल्ड का टोटल जो लैंड है, जो भूक्षेत्र है, सरफेस एरिया, उसका ये केवल 3.5% है, लेकिन विश्व की 1/4 जनसंख्या यहीं रहती है। यानी सार्क क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां, गरीबी और असमानता यहां बढ़ी है। कोविड-19 महामारी का जबरदस्त इंपैक्ट रहा, क्लाइमेट चेंज यहां पर बुरी तरीके से देशों को प्रभावित कर रहा, पाकिस्तान की आई हुई हालिया बाढ़ आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे भी हैं, ठीक है, यानी आतंकवाद और ये सारी स्थितियां। और इसके अलावा क्षेत्रीय एकीकरण यहां पर संभव नहीं हो पा रहा। तो इस क्षेत्र की ये चुनौतियां,
इसको प्लीज आप बस रख लीजिएगा। अब आपसे कोई पूछता है कि सार्क की इंपॉर्टेंस क्या है, तो बस यही 5-7 पॉइंट लिख करके बताइए कि इस मतलब जो दक्षिण एशिया रीजन है उसमें ये महत्वपूर्ण वर्तमान समस्याएं हैं, और इन वर्तमान समस्याओं का संबंध अगर कोविड को छोड़ दिया जाए तो ये शाश्वत समस्याएं हैं दक्षिण एशिया की, और शुरू से हैं। तो इन समस्याओं के समाधान में अगर सार्क बेहतर कर रहा है, इन समस्याओं के समाधान में अगर सार्क बेहतर कर रहा है तो सार्क रेलिवेंट है, नहीं कर पा रहा तो इरेलीवेंट है। तो स्वाभाविक है, इन्हीं को याद करके आप लिखिएगा कि इन पर सार्क बेहतर ढंग से अभी तक काम नहीं कर पाया, इसलिए हम उसे एक असफल संगठन घोषित करते हैं। यही सारी बातें बताई गई। अब फिर कहा गया है, कुछ फैक्ट है कि भाई 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 इसके संस्थापक सदस्य थे। पीटी याद रखें, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसका उद्देश्य था कि ये सभी देश यानी ये आपस में क्या करेंगे, विश्वास को बढ़ाएंगे, इसके अलावा दूसरे की समस्या को समझेंगे और उसका समाधान सामूहिक रूप से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसी उद्देश्य को, यानी जब भी आपसे प्रश्न पूछता है, देखिए हमेशा से याद रखिएगा, जैसे पूछा कि सार्क रेलिवेंट है कि नहीं आज, तो आपको क्या लिखना है कि सार्क का गठन इस समय हुआ जिसका उद्देश्य था ये। और फिर आप लिखेंगे इस उद्देश्य को प्राप्त करने में अगर सफल रहा है तो सार्क सफल रहा, अगर असफल रहा यानी माइनस, तो ऑब्वियस है ये असफल रहा है। तो ये उद्देश्य आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो बस आप बता देंगे इसको प्राप्त करने में असफल रहा है। और फिर इसके बाद पीटी का है कि 2007 में अफगानिस्तान इसमें आया, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। और यहां पर यही कहा गया है कि सार्क में हमने एक कॉपरेशन का ढांचा बनाया है जिसका उद्देश्य ऐसा है, लेकिन ये 2014 के बाद से लगभग ये निष्क्रिय बना हुआ है, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या क्या, यानी इसके असफलता की कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। कोई भी संगठन या संघ जब बनता है तो उसके कुछ यानी एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। तो हम इसको असफल क्यों घोषित करें, तो अपना उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाया, अब कुछ एग्जाम्पल्स। तो भाई यानी इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के द्वारा बहुत कम किया गया, जो भी किया गया हिंदुस्तान के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी अगर हम आसियान और इसके अलावा अगर हम आसियान और उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र के कंपेयर में देखें तो यहां पर इनके कंपेयर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है सार्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। 2014 के बाद से सार्क का कोई सम्मेलन ही नहीं हुआ है 2014 के बाद से, जिससे सार्क का संगठन दिशा विहीन हो गया है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आता है कि इंडिया के लिए सार्क क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भाई भारत की नेबरहुड पॉलिसी है, पड़ोसी फर्स्ट की, तो ऐसे में यह उसकी पड़ोस नीति का एक हिस्सा है, और भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात बताई गई मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि एक दो सक्सेस मिली है, जैसे जो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है वो बेहतर है, तो यही सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन यहां पर बेहतर काम नहीं हो पा रहा। उसी पृष्ठभूमि में यहां कहा गया है कि भारत को बिम्स्टेक पर फोकस होना चाहिए, याद रखिएगा। तो यह क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है, आप सबको पता है। 7 सदस्य राज्य इसमें हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। कौन कौन से देश उनकी लिस्ट यहां पर दी गई, आप उसको पढ़ लेंगे। और पीटी के लिए सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें प्रारंभ में 4 थे, बाद में जो है अन्य सदस्य जोड़े गए। इंपॉर्टेंट क्यों है, अपनी 25वीं वर्षगांठ इस साल 2022 में मना रहा है। ये सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, आपको नोट मिलता ही है टेलीग्राम ग्रुप पे। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको पता होना चाहिए। सुनील अभिव्यक्ति @इनोवेशन गुरु के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको ये मिलता है। अब इसके बाद आता है बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑब्वियस है, बिम्स्टेक क्षेत्र में 1.5 बिलियन लोग रहते हैं। इनकी जो टोटल जीडीपी है 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है मेरे प्यारे बच्चों। विश्व की कुल जनसंख्या का 22% यहां रहता है। अब बिम्स्टेक भारत के लिए मायने क्यों रखता है मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही बात जो सार्क के लिए आई थी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बिम्स्टेक के देशों के साथ भारत को संबंध मजबूत करना है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक्ट ईस्ट नीति के साथ भी इसका गहरा जुड़ाव है मेरे प्यारे बच्चों।
तो लेखक यही कहते हैं कि बिम्स्टेक सार्क के रूप में समाप्त नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, बिम्स्टेक एक और सार्क के रूप में समाप्त ना हो, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक मॉडल बताया है जिस पर मैं भी जिक्र करना चाहूंगा, अभी तक किसी भी एडिटोरियल में जिक्र नहीं आया। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे ये तो हम पढ़ चुके हैं। बच्चे, हर दिन कुछ नया मिलता है। हम जो टीचर होते हैं जब एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वहां पर हमें स्पार्क हो जाता है कि इसको रखना चाहिए कि नहीं। तो इसमें एक शब्द का जिक्र किया गया, एफटीए, यानी ये कहा गया कि भारत सरकार को अब यह प्रयास करना चाहिए कि बिम्स्टेक के देशों के साथ एक एफटीए पर कोई पहल करे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर इस प्रकार की पहल को बढ़ावा देना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दूसरा एडिटोरियल हमारा यहां पर समाप्त होता है। तीसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों,